बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर। मतलब थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं, कई रिपोर्ट्स हैं, जिनके आधार पर हम देखेंगे कि क्या हुआ और भारत ने कैसे रिएक्ट किया। तो शुरू करते हैं सीधे 22 अप्रैल की उस घटना से। हाँ बिल्कुल। वो दिन पहलगाम के पास बैसरन मेडो में, जो बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ 4 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इसमें 26 लोगों की जान गई। ज्यादातर वो लोग थे जो बाहर से घूमने आए थे, गैर स्थानीय पर्यटक, और 20 से ज्यादा घायल भी हुए। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी था कि हमलावरों ने धर्म पूछा था। जी हाँ, कुछ स्रोतों में ये बात आई है कि गोली चलाने से पहले उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों से उनका धर्म पूछा। ये पहलू इसे और भी भयानक बना देता है। बिल्कुल। और फिर वो जिम्मेदारी वाली बात भी थी। शुरू में किसी ने ली, फिर पीछे हट गए। हाँ, वो द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF जिसे कहते हैं, जिसे लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा माना जाता है। जी। उन्होंने पहले कहा कि हाँ हमने किया है, फिर बाद में इनकार कर दिया। तो शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन थी। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी कितनी उलझी हुई थी। हाँ, और इसी माहौल में भारत की जो प्रतिक्रिया आई वो कई लेवल्स पर थी। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कूटनीतिक, सैन्य और स्थानीय स्तर पे क्या-क्या हुआ। ठीक है, तो भारत की पहली प्रतिक्रिया तो काफी तेज थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान मुझे याद है। हाँ, उन्होंने इसे सिर्फ आतंकी हमला नहीं कहा, बल्कि आर्थिक युद्ध कहा। ये शब्द काफी वजनदार लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था, मतलब स्रोतों के हिसाब से उनका इशारा साफ था कि ये हमला कश्मीर के टूरिज्म को तबाह करने की कोशिश है। अच्छा। जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ जाने लेना नहीं, बल्कि एक तरह से आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाने का प्लान था। यानी कि कश्मीर में जो हालात सामान्य हो रहे थे, जो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी, उसको निशाना बनाया गया। सही कहा। और जयशंकर ने ये भी साफ किया कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा और जो भी इसके पीछे हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये तो हुई कूटनीतिक शक्ति। फिर संयुक्त राष्ट्र में भी ये मामला उठा। जी हाँ, भारत ने UN में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जो आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने हैं उस मुद्दे को फिर से उठाया और साथ ही अपनी तरफ से होने वाली कार्रवाई का संकेत भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तभी हुआ था। हाँ, मतलब संकेत दे दिया गया था कि आतंकी ढांचे पर केंद्रित कार्रवाई होगी, जिसे बाद में ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और जमीन पर, मतलब कश्मीर में क्या कदम उठाए गए स्थानीय स्तर पर? वहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फॉरेन मीटिंग्स की। जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए मुआवजा, सरकारी नौकरी वगैरह का ऐलान हुआ। अच्छा। कुछ पुराने जो पेंडिंग केस थे उन्हें दोबारा खोला गया। लेकिन हाँ, एक असर ये हुआ कि अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में करीब 10% की गिरावट देखी गई। ज़ाहिर डर का माहौल तो बना ही होगा। हाँ बिल्कुल। और सुरक्षा तो बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई, अतिरिक्त फोर्स लगाई गई, ड्रोन से निगरानी बढ़ाई गई और नागरिकों के लिए भी सुरक्षा अभ्यास हुए, जैसे 7 मई को ऑपरेशन अभ्यास हुआ था। तो एक तरफ स्थानीय स्तर पर राहत और सुरक्षा, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ब्रिक्स और क्वाड में भी ये मुद्दा उठा। हाँ, ब्रिक्स समिट से पहले भारत ने जोर दिया कि घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा शामिल हो। इसे सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन पर हमला बताया गया। और क्वाड की विदेश मंत्रियों की बैठक में भी जयशंकर ने यही बात दोहराई कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मतलब पीड़ित और अपराधी बराबर नहीं हो सकते और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। ठीक है। और फिर मई की शुरुआत में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में क्या जानकारी है? ये किस तरह की कार्रवाई थी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से सीधी जवाबी कार्रवाई थी। स्रोतों के मुताबिक पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 9 ठिकाने? जी। और इसे नपातुला और गैर बढ़ावा देने वाला कहा गया। मतलब शायद ये दिखाने की कोशिश थी कि भारत के पास सटीक जानकारी और हमला करने की क्षमता है, लेकिन वो इसे फुल स्केल युद्ध में बदलना नहीं चाहता। और फिर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया? हाँ, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसे उन्होंने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस नाम दिया। अच्छा। और जो सबसे खास बात थी इस दौरान वो ये कि दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे के खिलाफ सटीक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये पहले कभी नहीं हुआ था दोनों के बीच। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब तनाव एक नए लेवल पे पहुंच गया था। बिल्कुल। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं।
10 मई को संघर्ष विराम लागू हो गया। हाँ, ये भी गौर करने वाली बात है कि इतनी जल्दी सीज़फायर हो गया। जी, उसके बाद फिर से डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हुए, बातचीत शुरू हुई कि कैसे विश्वास बहाल किया जाए। शायद दोनों तरफ ये समझ थी कि पहली बार ड्रोन इस्तेमाल होने के बाद स्थिति और बिगड़ सकती है, जो किसी के हित में नहीं होगा। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे कश्मीर में टूरिज्म पटरी पर लौटता दिख रहा है। जैसे श्रीनगर का लाल चौक है, वहाँ घंटा घर के पास फिर से पर्यटक दिखने लगे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि लोग और व्यवस्था दोनों में एक तरह की रेजिलियंस है, मुश्किलों से उभरने की ताकत है। बिल्कुल, बढ़ी हुई सुरक्षा के बीच ही सही, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है। तो अगर हम अब पूरी बात को समेटें, 22 अप्रैल का हमला, जिसमें गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया गया, भारत ने इसे आर्थिक युद्ध कहा। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाया, स्थानीय सुरक्षा बढ़ाई गई। हाँ, फिर दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ा, जिसमें पहली बार ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल हुए, और फिर 10 मई को संघर्ष विराम हो गया। और अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। जी बिल्कुल सही सारांश है। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि आज के समय में लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं होती। अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, ये सभी अब उसका हिस्सा बन गए हैं। सही कहा। और यहीं से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद सोचना चाहिए कि जिस तरह से संघर्ष के तरीके बदल रहे हैं, ये आर्थिक दबाव, प्रोपेगेंडा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऐसे में जो इलाके इससे प्रभावित होते हैं, वहाँ सुरक्षा और आम लोगों की सामान्य जिंदगी, इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये भविष्य के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एक सोचने वाली बात है। ये वाकई एक अहम सवाल है।